अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद असगर। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम सीक्वेंस सीरीज के ऊपर बात कर चुके हैं। 6.1 एक्सरसाइज भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो डेफिनेशन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। एपी क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, हमारे पास डेफिनेशन है एपी की। अ सक्सेशन ऑफ नंबर आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी if difference each term and its preceding term is a constant। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है? स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीक्वेंस है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। हम इस सीक्वेंस के अंदर देख रहे हैं कि ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास सेकंड टर्म है, ये हमारे पास थर्ड टर्म है, ये हमारे पास फोर्थ टर्म है। तो स्टूडेंट्स, हम इसको कह सकते हैं कि A1 है, इसको हम कह सकते हैं A2 है, इसी तरह इसको हम कह सकते हैं A3 है, तो इसको हम कह सकते हैं A4 है, एंड अप टू सो ऑन। जो लास्ट वाली होगी वो AN होगी। ठीक है, जो भी होगी। लेट्स से मैंने इन जनरल यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स से हम यहाँ पर A2 टर्म ले लेते हैं। A2 हमारे पास टर्म है कौन सी? हमारे पास A2 जो टर्म है वो 2 है, और इससे जस्ट हमने पहले वाली टर्म देखनी है। तो 2 से जस्ट पहले वाली टर्म है 1। तो इन दोनों टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास 1 आएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट हम कोई और टर्म ले लेते हैं, जैसे 4 ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 4 से जस्ट पहले आने वाली टर्म वो हमारे पास है 3। ठीक है, तो इन 3 और 4 का डिफरेंस लेंगे तो भी हमारे पास 1 आएगा। स्टूडेंट्स, 4 से पहले आने वाली बहुत सी टर्म है, लेकिन हमने 4 से जस्ट पहले आने वाली टर्म को लिखना है और उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारे पास 1 आएगा। इसी तरह आप 3 ले लें, 3 में से आप जस्ट आने वाली टर्म हमारे पास 2 होगी, ये माइनस करें तो यहाँ पे 1 आएगा। तो स्टूडेंट्स, आप कह सकते हैं कि जब आप क्या कर रहे हैं, इफ डिफरेंस ईच टर्म या फिर एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज अ कांस्टेंट, जो आप एक टर्म ले रहे हैं उससे जस्ट प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इन जनरल लिखने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स। इन जनरल, तो इन जनरल हम क्या लिखेंगे? इन जनरल लेट्स से हमारे पास एक सीक्वेंस लिखने की कोशिश करता हूं। इन जनरल स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सीक्वेंस है A1 A2 A3 एंड अप टू सो ऑन AN, और नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो AN+1 होगी, और इस AN से जो प्रीवियस टर्म आएगी वो हमारे पास AN-1 होगी। तो स्टूडेंट्स, इससे मजीद जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो AN+2 होगी एंड अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर आप प्रीसीडिंग टर्म A2 की देखें A1 है, इसी तरह A3 की प्रीसीडिंग टर्म A2 है, तो इन जनरल में ऐसे लिख सकता हूं AN, इसकी प्रीसीडिंग टर्म हमारे पास क्या होगी? AN-1। इनको जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, समझ आ रही है? इसी तरह आप A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो भी एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, इसी तरह आप AN+2, इधर देखें AN+2, इसमें से AN+1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी एक कांस्टेंट आएगा, जैसा कि अभी हम कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं इट मीन्स दैट जो xn है ये हमारे पास nth टर्म है, ये nth टर्म से बैक वाली टर्म प्रीवियस टर्म है, तो xn-1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर देखें, दोबारा मैं डेफिनेशन को रिवाइज कर देता हूं। अ सक्सेशन ऑफ नंबर आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ डिफरेंस ईच टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज अ कांस्टेंट, के हमारे पास हर कोई भी टर्म ले लें, उससे प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस करें तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा। तो उस कांस्टेंट को हम इस तरह भी मैथमेटिकली लिख सकते हैं, xn-1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अब हम कॉमन डिफरेंस पे आते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। यहां पर आपकी ये nth टर्म है,
ठीक है, इन जनरल, और यहाँ पे nth टर्म से जो प्रीसीडिंग टर्म है वो हमारे पास है। तो अब आप इनका जो डिफरेंस लेंगे वो कांस्टेंट आएगा, और उसी कांस्टेंट को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। एंड दिस कांस्टेंट, देखें ये जो हमारा कांस्टेंट आएगा, जैसे फर्ज कर लें हमने एक सीक्वेंस लिखा था पहले एक सीक्वेंस लिखा था अभी, जो कि हमने रेज किया है 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। तो हमने 4 में से इसकी प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट किया है, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आया था। इसी तरह 3 की प्रीसीडिंग टर्म में से ये 3 की प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास एक कांस्टेंट आया था। इसी तरह 2 की प्रीसीडिंग टर्म जो है हमने सब्ट्रैक्ट किया तब ये कांस्टेंट आया था। तो ये हमारा जो कांस्टेंट है 1, ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो नाम से जाहिर है कि ये सब में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा आप याद कर सकते हैं कि ये कॉमन डिफरेंस है। ये हमारा जो कांस्टेंट होगा वो क्या कहलाएगा? कॉमन डिफरेंस। तो हम उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? डी से, एंड इट इज डिनोटेड बाय डी। ठीक है, तो अब यहां पर देखें जो हमारे पास ए एन है, वो हमारे पास ए एन में से इसकी प्रीसीडिंग टर्म जब आप माइनस करोगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट को हम डी बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए एन माइनस 1 इज इक्वल टू डी। ठीक है, इसी तरह अगर आप इस माइनस वाली वैल्यू को उधर ले जाएं तो ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 प्लस डी। ठीक है, अब यहां पर आपने इधर वैल्यू पुट करनी है। स्टूडेंट्स ये चीज समझने वाली है, अगर ये आपको समझ आ गया तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.2 बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। अब यहां पर देखें ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 प्लस डी। तो स्टूडेंट्स आप पुट इसमें करें एन इज इक्वल टू 2। एन इज इक्वल टू 1 इस वजह से नहीं पुट कर सकते क्योंकि यहां पर जब 1 करेंगे तो 1 माइनस 1 ए नॉट आ जाएगा। ए नॉट हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म में से नहीं है, तो ए नॉट हम निकलना चाह रहे हैं। हम a1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो n यहां पर हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू, जब 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा a2 इज इक्वल टू, इसमें n इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू an माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 प्लस d। ठीक है, तो हमारे पास a2 किसके इक्वल आ जाएगा? a1 प्लस d। तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखें, जब हम n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 पुट करें, यह आ जाएगा a3 इज इक्वल टू an माइनस 1 यानी कि a3 माइनस 1 प्लस d। ठीक है, तो a3 इज इक्वल टू a3 माइनस 1 प्लस d। a3 इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा a2 प्लस d। ठीक है, तो अब यहां पर a2 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। a3 इज इक्वल टू a2 की वैल्यू पुट करें a1 प्लस d प्लस d। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो a3 आ जाएगा a1 प्लस 2d के। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखें, जब हम इसी इक्वेशन के अंदर n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तब हमारे पास क्या बनेगा? यहां पर देखें n इज इक्वल टू 4, यहां पे n इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो हमारे पास बनेगा a4 इज इक्वल टू a4 माइनस 1, ठीक है, प्लस d। तो इसको मजीद सॉल्व करेंगे, a4 इज इक्वल टू a4 माइनस 1 यानी कि a3 प्लस d। तो स्टूडेंट्स a3 हम निकाल चुके हैं, a3 हमारे पास a1 प्लस 2d है, तो a4 इज इक्वल टू a1 प्लस 2d प्लस d। तो ये हमारे पास a4 आ जाएगा a1 प्लस 3d। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है स्टूडेंट, मैं ये आप वैल्यू में अब यहाँ पे रेज कर रहा हूँ, थोड़ा पहले समझ लें। यहाँ पर देखें हमारे पास a2 आया a1 प्लस d, इसी तरह a2 हमारे पास आया a1 प्लस d और a3 हमारे पास है a1 प्लस 2d। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखें, जब यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में 2 था तो हमारे पास इधर एक कम था d, ठीक है, 1d था। a1 सब में कॉमन आ रहा है, a1
A1, नेक्स्ट भी जो टर्म आएगी उसमें भी A1 आएगा, लेकिन जो सबस्क्रिप्ट A2 है इधर हमारे पास D एक कम वैल्यू आ रही है, D आ रहा है। इसी तरह A3 में चले जाएं, यहां से 3 है तो 3 में से एक कम हो जाएगा 2 बन जाएगा, यानी कि D जो है 2 आएगा, तो 2D देखें यहाँ पर A1 कॉमन आ रहा है। इसी तरह A4 पे आ जाएं, A1 प्लस 4 में से एक कम 3D, ठीक है। तो ये आप थोड़ा, वैसे मैं एग्जांपल देता हूं यहां से, अगर आप सिमिलरली A5 निकालें तो A5 इज इक्वल टू आ जाएगा A1 प्लस 4D, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे एक कम आ जाएगा, A1 तो सब में कॉमन आ रहा है ना, तो A6 किसके इक्वल आएगा, A6 इज इक्वल टू A1 प्लस 5D, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह का अब एक हमारे पास सीक्वेंस चल रहा है, तो इस सीक्वेंस को आपने मद्देनजर रखते हुए एक्सरसाइज नंबर 6.2 को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को एपी और इसकी डेफिनेशन और कुछ कंसेप्ट थे 6.2 के अकॉर्डिंग, तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 6.2 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।